सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और ये है मदीहा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, और आप कौन है? मैं पता नहीं कौन है, गुमनाम सिपाही हूँ। ख़वातीन और हज़रात, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप तमाम हज़रात को ईद मुबारक। पाकिस्तान में देखने वाले नाजरीन के लिए जहाँ हम जहाँ आपको ईद आज मनाई जा रही है। यस, पाकिस्तान में जो नाजरीन हैं और जो ईद अभी नहीं मनाई उन्होंने, और इंशाल्लाह हमारी ईद कल है, तो आप लोगों को हमारी तरफ से पेश की। और कल आपसे हमारी मुलाकात होगी सुबह 10:03 पे। बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ईद शो लेकर आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से शफात आवाम को कमाली ईदी मिलने जा रही है। ना करें क्या क्या? हाँ भाई, 7 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे लीटर पे, 7 रुपए बढ़ा दिए। ख़वातीन और हज़रात, कल और भी बहुत कुछ हुआ पेट्रोल बम के अलावा। इस पर भी नोटिस लिया था, चीनी का भी आपने देखा ना। फिर चीनी माशाल्लाह 95 रुपये हो गई है, वो मजीद बढ़ गई है। गुड। तो ख़वातीन और हज़रात, कल जो है कौमी असम्बली में एक बिल मंजूर, परसों इनफैक्ट एक बिल मंजूर हुआ था। कल उसकी ज़रा हमारे पास डिटेल्स मजीद सामने आई, तो ज़रा उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। फैटफ की जो तलवार सर पर लटक रही थी, फाइनली उस हवाले से कुछ अच्छे डिसीजंस आ गए हैं और अब उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। क्या होगा ज़रा उसको एनालाइज करेंगे। ये बिल कितना हेल्प आउट करेगा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं था, बहुत सारे उनकी जानिब से ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर हमें काम करना था। खैर जी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि आज आखिरी रोज़ है, मवेशी मंडी का अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। सफाई और बारिश के बाद की सूरत हाल को काबू करने में फौज किरदार अदा करेगी। वजीर आजम ने समरी पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन एनडीएमए कराची पहुंच गए। फैटफ के मुतालबे पर सेनेट और कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुश्तबा दहशतगर्दों के असलहा लाइसेंस मनसूख और जायदादें जब्त होंगी। ईद से पहले जानवरों की खरीदारी का आखिरी रोज, मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कसाईयों के रेट्स भी इस बार आसमान से बातें कर रहे हैं। और मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। मुल्तान में शरबत बेचने वाले मेहनत कश बच्चे का बड़ा कारनामा। 5 बहन भाइयों के वाहिद कफील हुजैफा रहमान ने मैट्रिक में टॉप कर लिया। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हवाले से। पिछले दिनों हमने बात की कराची के में जब बारिश हुई, उसके बाद फिर जब कराची में कचरा आया, ये भी बात की। और अब कराची में कचरे को साफ कैसे करना है, इस हवाले से बात भी की जा रही है। जो कराची के लोगों के मसाइल उनको हल करने के हवाले से बात की जा रही है। कराची में सफाई के लिए फौज का किरदार आजकल जेर बहस है और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। और सफाई की निगरानी पाक फौज करेगी, जबकि FWO भी साथ साथ होगी। कराची की बेहतरी के लिए जितने फंड्स दरकार हैं दिए जाएंगे। पहले मरहले में सफाई, दूसरे मरहले में बंद नालों की सफाई की जाएगी। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि फ़ौज ने कराची आने में सूबाई हुकूमत पूरी तरह ऑन बोर्ड है। वज़ीर आला को दावत दी गई थी लेकिन वो मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सके। सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर कराची साफ नहीं हो सकता, क्या कहना था आपको? सुनवाते बोर्ड इस पर आएगी। मैंने आज वजीर आला को भी कॉल करके ऑन बोर्ड इस पर आने की दावत दी है। बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीज शायद मुमकिन ना हो, तो लिहाजा हमें आपकी मदद की जरूरत है और आप इसमें हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ देना चाहते हैं कराची को क्लीन करने में। गालिबन शायद वो कहीं बिजी थे, अपनी मसरूयात ना बता सके। अफवाज पाकिस्तान इस तमाम ऑपरेशन को मॉनिटर करेगी। NDMA और FWA इसको एग्जीक्यूट करेगी और जहाँ जहाँ जरूरत होगी सूबाई हुकूमत की वहाँ उनसे मदद ली जाएगी, जहाँ जरूरत होगी वफाकी हुकूमत की वहाँ उनसे मदद ली जाएगी। मजीद कराची को इग्नोर मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे और कराची के लोगों से बात है। कोई गवर्नर राज की तैयारी नहीं हो रही। कभी वजीर आजम से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। मजीद कराची को इग्नोर नहीं होने दूंगा, ये कहना था गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कराची में फौज को बुलाने की खबरें गलत करार देते हुए कहा है कि NDMA को बुलाया गया है, फौज को सिंध हुकूमत ही बुलाएगी। 35 mm बारिश हुई है, आपके साथ बॉम्बे है, वहां पे भी बारिश हुई है। वहां पे किसी चैनल ने इस किस्म की बदतमीजी नहीं फैलाई। वहाँ पे लोगों ने कहा कि हाँ ये अनप्रेसिडेंटेड। इसमें बदतमीजी क्या है? पानी मदरसों के अंदर घुस रहा है, बच्चियां डूब रही हैं, लोग डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं। बदतमीजी क्या है इसको दिखाना? आप बात सुन लें, इसमें बदतमीजी क्या है? चैनलों को चुप करके बैठ जाना चाहिए। इंसान जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनने चाहिए और नहीं दिखाना चाहिए। आपके चैनल में हिम्मत है, डिफेंस को दिखाइए ना, क्योंकि
इस सूरत हाल में मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के मसाइल का हल आर्टिकल 140A में है, जब तक पूरा नहीं होता इलेक्शन कराने का फ़ायदा नहीं। क्या कहा वसीम अख्तर साहब ने, आपको सुनवाते हैं। कराची के जितने भी इश्यूज हैं उनका सलूशन आर्टिकल 140A में छुपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस आर्टिकल को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाएं। चीफ जस्टिस साहब से भी इस फोरम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी अर्जेंसी की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में 17 से पेंडिंग है हमारी पिटिशन टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट। वो अगर इन्वोक हो जाता है तो ये सारे मसाइल का हल वही है, परमानेंट सोल्यूशन 140A में है। ऐसे में आम शहरियों की राय है कि पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। कराची के भी दिन बदल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर दिया है जिन्होंने फौरी एक्शन लिया है और अभी फौज भेजने का जो इकदाम है बहुत इकदाम है। सिंध गवर्नमेंट सर खा जाएगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको हम बड़ी काबिल तहसीन है। ये प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने बहुत उम्दा एक्शन लिया है। ज़रा सी बारिश ने साबित कर दिया कि पूरा कराची डूब गया, तो हमने जब किसी को पुकारा, किसी रहनुमा को, तो फौज ने हमारी मदद की। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब अब पीछे नहीं हटेंगे। फौज ने हर हादसात में बढ़ चढ़कर हमारी पाकिस्तानी अवाम की मदद की है और इंशाअल्लाह इसमें भी पाक फौज कामयाबी कामरानी से हमकिनार होगी। इतना बजट देने के बाद भी ये हुकूमती इदारे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से पाक फौज ही ये सारा काम करेगी और शहर कराची को साफ करेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल ही नाहिल और नाकाम हो चुकी है और अब हम सिर्फ और सिर्फ फौज की तरफ ही देख रहे हैं। इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उनके हवाले कर दिया कि हमारी सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। NDMA को जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कराची में बिलखुसूस आएँ और जो गंदगी के ढेर वगैरह लगे हुए हैं उस मुतालिक अपना रोल अदा करें, तो बहुत अच्छा स्टेप है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची और पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त किया। सबसे पहले तो ये कहेगा कि कराची में अब जो सफाई का काम किया जाएगा, जो विफाक के ऑर्डर्स हैं, निगरानी इसकी फ़ौज करेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए। डू यू थिंक कि इससे कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला जो कि गंदगी है वो उससे हल हो जाएगा? देखिए, वज़ीर आज़म की इंटेंशन पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और उनकी नीयत ठीक ही होगी। लेकिन कराची में जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई की बात है, तो रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है यहाँ पर और वो तमाम कुछ आप जो अभी नालों में और तमाम सड़कों पर देख रहे हैं इलाकों में, वो साल हर साल की गंद बला है और रोज़ाना ये 12,000 टन गार्बेज आता है और उसके डिस्पोज़ करने की यहाँ पर 2 जगह लैंडफिल साइट जाम चाकरो गोवंद पास पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। मुझे नहीं पता कि NDMA या फ़ौज की निगरानी में जो ये इदारे काम करेंगे वो कितने दिनों तक काम करेंगे। वो बैकलॉट अगर उठाते हैं, नालों की सफाई करते हैं, एक दफ़ा हो जाएगा, 2-3 महीनों में चीज़ें हो जाएंगी, बस उसके बाद रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है। ये तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ाना का काम है और हर दिन का काम है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा की सफाई से कराची साफ़ नहीं हो जाएगा, अगले दिन फिर दोबारा गंदा हो जाएगा। तो चले, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है मुस्तफ़ा, और ये बात हम भी अपने शो पे उठाते रहे हैं कि ये वन टाइम सोल्यूशन तो हो सकता है लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन डेफिनेटली ये है कि कराची में काम करने वाले जितने इदारे हैं वो सब के सब उस कमेटी में बैठे हैं जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी करते हैं और मिलकर कराची के लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। आपके ज़माने में भी यही मामला था और इस तरह की एक कमेटी बनाई जाती थी और उसमें सारे इदारे बैठते थे साथ में, ये काम अब क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मेरे ज़माने में बारिशों नालों की सफाई के लिए कभी कोई कमेटी नहीं बनाई गई। मेरे ज़माने में कचरा उठाने के लिए कभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने और कोई कमेटी नहीं बनाई। ये रूटीन के काम थे और मेरे ज़माने में ये काम रूटीन के होते थे और कोई फ़ंड जो है वो मुझे नहीं याद पड़ता कि सिटी गवर्नमेंट को नालों की सफाई के लिए कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या कहीं फेडरल गवर्नमेंट से कोई फ़ंड आता हो या कोई वर्ल्ड बैंक से कोई फ़ंड आता हो। ये तो आपके पास एम्प्लॉयज़ कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, मशीनें कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, तो उसको सिर्फ यूटिलाइज करना होता है, तरीके से उसको काम करना होता है। पैसे 50 करोड़ रुपए क्यों मांगे जाते हैं बार बार? अगर मशीनरी मौजूद है,
एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2500 खाकरोब मौजूद हैं, तो फिर क्यों मंगवाए जाते हैं बार बार पैसे और ये सब? भाई आई डोंट नो कि ये कब से शुरू हुआ है कि भाई नालों की सफाई के लिए या सफाई के लिए जो है कोई फ़ंड आएगी, तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, मशीनरीज मौजूद हैं, तनख्वाहें जाती हैं, सिस्टम है सारा। वैसे कराची में टोटल अंदाज़न आपके ख्याल से खाकरोब कितने मौजूद होंगे कराची जैसे शहर में? वेल मैं समझता हूँ कि पूरी कराची में अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाया जाए तो आई थिंक कि 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। खाकरोगों की तादाद जो पेपर्स पे होगी वो 10,000 से ज़्यादा होगी मैं समझता हूँ। और मुझे अभी करंट स्टेटस काफ़ी बड़े शहर के लिए वैसे अगर 10,000 खाकरों की तादाद हो तो ये बड़ी कम तादाद है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर कराची, क्योंकि अभी दोबारा से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और अब लोग लिटरली डरने लग गए हैं बारिश से कि बारिश आएगी फिर वही गंदा पानी आएगा, हमारे घर कचरों से भर जाएगा, फिर उसकी सफाई के लिए फिर फौज को भी दरमियान में कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मतलब सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए मुझे उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी बात कर लूँ। मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। मेरा सिर्फ ये मुझे डर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी इन्वॉल्व हो गए और आर्मी को भी इन्वॉल्व उन्होंने कर दिया। खुदा न खासा 2-3 महीनों के बाद हम वही पोजीशन हो जाती है जिस तरह से एक वज़ीर साहब आए थे और वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी कहा, क्लेम किया था कि वो कराची को साफ़ कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि चंद महीनों के बाद उनकी भी नीयत पे मैं शक नहीं करता, लेकिन चंद महीनों के बाद वो नाकाम हो गए और दैट बिन प्रूवन कि जी उस शहर साफ़ नहीं हुआ। तो अगर अब वज़ीर आज़म और ये इदारे भी अगर नाकाम हो जाए तो फिर कराची वाले फिर किसकी तरफ देखेंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ ये हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पहले तो इन्फॉर्मेशन, अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन लें कि मसाइल हैं क्या, जैसे कि डायग्नोसिस करें किसी की बात, जो लोग भी जाकर उनको बात बता रहे हैं उनको ज़रा प्रोसेस कर लें कि रियल इशू क्या, और उसके ऊपर फिर फैसले करें। देखिए अगर वो अगर सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है और वो उसके बाद फैसले करते चले जाएंगे तो फिर नीचे ग्राउंड पर उसका रिजल्ट उनको नहीं आएगा। ये एक मेरी एडवाइस है। नंबर 2, आपने जो बात की कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मेरी नज़र में ये होना चाहिए कि भाई सिंध गवर्नमेंट को आप आज़ाद ना छोड़ दें कि सिंध गवर्नमेंट जो चाहे करती रहे, हम एक पैरेलल सिस्टम से सफाई कर देंगे और चीज़ें कर देंगे। वज़ीर आज़म अगर कुछ करना चाहते हैं, आर्मी चीफ को साथ बिठाएं, लेकर आएँ यहाँ पर कराची और दोनों वॉक इन करें CM हाउस में, वज़ीर आला के पास जाएं और कहें कि ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कोई बाहर, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, या इजराइल का हिस्सा नहीं है, और यहाँ पर आपकी इस तमाम जो वे ऑफ गवर्नेंस है इसकी वजह से पूरे मुल्क का एक फाइनेंशियल हब जो है वो ब्लीड कर रहा है। यहाँ पर लोग जो है बज़्ज़न हो रहे हैं, यहाँ की तमाम इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही है। और बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। और ये अब उनको आप हम मजबूर सुन रहे हैं मुतालबा सोशल मीडिया पे भी कुछ सियासी शख्सियात की जानिब से भी कि कराची का इंतज़ामी ढांचा बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। कोई लोग नए सूबे की बात कर रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मेट्रोपॉलिटन की तरह डील किया जाए जैसे बाकी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन डील किए जाते हैं। आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ अ सोल्यूशन, और उसमें कोई किसी को तरद्दुद होना नहीं चाहिए। कोई आइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कानून चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिजिडनेस है। देखिए हुआ क्या है, 2013 में जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जब जाकर उन्होंने हाफ हार्टेडली 2015 में इलेक्शंस कराए, वरना तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती है लोकल गवर्नमेंट की। 2010 में एक टेन्योर खत्म होता है, 5 सालों के बाद जो है वो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। अगर इनकी नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन एक दिन डिले हो जाए तो ये कहते हैं कि जमहूरियत और मुल्क खतरे में पड़ गया और आइन खतरे में पड़ गया। यहाँ आइन की जो जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी है जो कि लोकल गवर्नमेंट है, उसको ये 5 सालों के डिले के बाद कराते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। और जब कराया तो कैसे कराया कि उसका तमाम जूस उसका निकाल लिया। आज मुल्क में जरूरत है, ये प्रूव हो गया कि 5 सालों में 2015 से 2020 आपने तमाम इदारों को, शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान सिंध का 90% कमा कर देता है, पाकिस्तान को 70% कमा कर देता है। आपने इसको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील कर दिया है। आप कहते हैं कि
سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ کی تقسیم نامنظور, تو بھائی کراچی کی بھی تقسیم نامنظور. آپ نے کراچی کو 6 ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریشن میں کیوں آپ نے تقسیم کر دیا ہے؟ بھائی ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, نیچے اس کے نیچے ڈیسنٹرلائز ٹاؤن تھے, 18 ٹاؤنز تھے. آپ کو اگر زیادہ ضرورت تھی آپ 20 بنا لیتے ٹاؤنز, آپ 22 بنا لیتے, لیکن آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کو جو کہ ایک سینٹیٹی اس طرح کے آپ کریں کہ میئر لندن میں جا کر آپ 6 ڈسٹرکٹ بنا دیں لندن کے, اور آپ کے صرف زونز بھی نہ بنائیں بلکہ آپ پاورز بھی نیچے جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹس کو دے دیں, تو یہ تو پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی والی بات ہے. یہ کراچی کو تقسیم کرنے کی بات ہے. اب مصطفیٰ یہاں پہ ایک اور بھی کروشل پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہم بھی ریز کرتے رہے ہیں, لیکن ایک اور بڑا کروشل پوائنٹ ہے کہ کراچی کے اندر بہت سارا انتظامی علاقہ ایسا ہے جو کہ وفاقی اداروں کے ماتحت آتا ہے. پی آئی اے کی زمین ہے, ریلوے کی زمین ہے, کے پی ٹی کی زمین ہے, کینٹونمنٹس کی زمین ہے. اس حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں صحیح لیکن اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے. جو ماڈل آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اس لینڈ کا کیا ہوگا؟ یہ سارا علاقہ کس کے زیر بندوبست آنا چاہیے, ناظم کے یا وفاق کے؟ دیکھیے 2000 بالکل ہر چیز میئر کے الیکٹڈ میئر کے انڈر میں آنا چاہیے. ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن دیر ہیز ٹو بی ون باس اینڈ دیٹ ون باس شوڈ بی الیکٹڈ میئر آف دی سٹی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میرا 1000 اختلاف ہے اس میئر سے, اس کی کرپشن سے, اس کی نااہلیوں سے, لیکن اس آفس سے میرا اختلاف نہیں ہے. وہ جو میئر کا آفس ہے وہ آفس ہے شہر والوں کا آفس ہے. میئر آتے جاتے رہیں گے, وہ آفس سسٹم وہیں رہے گا. تو اور یہ بات میں آپ کو 2007 کی میں بات بتاؤں, اسی یہ جو ڈفرنٹ ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے شہر میں, اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے اور ہم نے سپریم کورٹ میں 2007-8 میں یہ کیس جیتا ہے. یہ کیس ہمارے پاس, یہ تو نااہل لوکل گورنمنٹ انہوں نے اس کیس کو اٹھایا نہیں. پھر 2015 تک کینٹونمنٹ بورڈز والے اس کے اوپر اس کی اپیل پہ گئے اور وہ اپیل بھی خارج ہو گئی. اور آج 4 ججز نے اس وقت کے سپریم کورٹ نے کہ جج نے اور 4 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن دیر ہیز ٹو بی ون باس. آپ کی لینڈ اونرشپ انہی کی رہے گی, ڈی ایچ اے کی لینڈ ڈی ایچ اے کی رہے گی, کینٹونمنٹ بورڈز کی لینڈ کینٹونمنٹ بورڈز کی رہے گی, لیکن اس کی جو میونسپل سروسز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ایک الیکٹڈ میئر کے اور اس کے سسٹم کے تحت ہوگی, اس لیے کہ پانی اس کے پاس ہے. سروسز صرف ایک الیکٹڈ میئر کے پاس ہونی چاہیے اور وہ با اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ باقی ساری چیزیں مینج کر سکے. بہت شکریہ جی مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود. بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب کراچی پھل دے رہا ہوتا ہے تو سب وہ پھل لینے کے لیے آ جاتے ہیں, سب کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے. لیکن جب کراچی کسی مشکل میں ہوتا ہے, اسپیسیفکلی ہم نے جو 2 دن کی بارشوں میں دیکھا اور اب آگے دوبارہ سے جیسے محکمہ موسمیات نے بول دیا کہ آگے تیز بارشیں ہوں گی کراچی میں, میں آپ سے پوچھوں گی آگے جا کے 7 اور 8 تاریخ کا اسپیل ہے, یہ اب تک کا سب سے بڑا اسپیل آنے والا ہے جو 7 اور 8 تاریخ کو آئے گا, اور وہ اللہ خیر کرے کہ کراچی میں اس حوالے سے ذرا خیر خیریت ہے. کافی بڑا ایون دا آئیڈیا, مطلب یہ سوچ کے نا کہ بارش ہونے والی ہے, یہ اب ہانٹ کرنے لگ گیا ہے کیونکہ جو کراچی کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور کراچی کا سب سے بڑا جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کچرا جو ہے ابھی بھی لوگوں کے گھروں کے اندر موجود ہے, یہ صاف نہیں ہو رہا, تعفن اٹھ رہا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ نے جیسے کراچی کا نقشہ کھینچا نا کہ جب پھل دینے پہ آتا ہے تو وہ میاں محمود بخش صاحب کا ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے اس کے کہ باغ دے تیرے راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری, جدوں پھل پکنتے آیا او لے گئے ہور ویپاری. جب پھل پکنے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے ویپاری اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن جو باغ کی راکھی کے رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب بات کرتے ہیں جناب کہ اسمبلی میں پرسوں آپ نے دیکھا اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی, لیکن 2 بڑے اہم بل منظور ہو گئے. بالکل جی, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا FATF سے متعلق قانون سازی کے 2 اہم بلز قومی اسمبلی کے بعد کل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں. انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل سینیٹر جاوید عباسی اور بابر اعوان نے پیش کیا, اور اس قانون سازی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جا سکیں گی. مشتبہ دہشت گردوں کو کی فہرست جو ہے وہ شیڈول 4 میں شامل افراد کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے, اور ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا. قرض دینے والے ادارے پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. کل عدم تنظیم یا اس کے نمائندے کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فوری طور پر منجمد کی جا سکے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کلبھوشن آرڈیننس سے سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے, آپ کو سنواتے ہیں.
दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत ने इक़्तिसादी दहशतगर्दी का बिल वापस ले लिया। इतना खौफनाक बिल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। किसी को भी 180 दिन के लिए लापता किया जा सकता है। फैसला करने वाली कमेटी में हसास इदारे के अफसर थे। मैंने पूछा ये बिल किसने बनाया तो जवाब नहीं मिला। जो 2 फैटफ के बिल की जिनकी ज़रूरत थी वो 20-25 मिनट लगे, पास हो गए। नैब पर बात कर ले, हुकूमत एक मुसवदा लाई। हमने कहा जनाब ये मुसवदा तो सिर्फ आपके अपने लोग जो हैं जो नैब में फंसे हुए हैं और फंसेंगे उनको एनआरओ देने के लिए है। आप चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो उसको एक्सटेंशन देने की गुंजाइश रख दी है। जो रेफरेंस नैब फाइल करेगी उसको अगर 14 दिन में किसी सफ़े या किसी शिक पर एतराज़ नहीं करेंगे तो वो आपके खिलाफ एडमिट हो जाएगा। मैंने उनसे कहा ये जो आपका कागज़ है ये कागज़ भी साथ लेते जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। फैटफ के बिल्स का और इस नैब अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। हम जानते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं। हम उसका सौदा इस नैब के साथ नहीं करना चाहते, इस पर बात अलहदा करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सच का एक लफ्ज़ इन वज़रा की ज़बान से बाहर नहीं आया। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। इरफान साहब ये कहेगा कि 2 अहम बिल मंजूर किए गए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और साथ में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल। इन 2 बिल के पास हो जाने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल सकेगा, ये हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान को? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे, ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएंगे और ब्लैक लिस्ट में आने से भी बच जाएंगे। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो बिल हैं दोनों मंजूर भी हुए हैं और मुतफ़क़ा तौर पे, और ये बड़ी मैच्योरिटी का साइन है कि जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पे कम से कम हमारी हुकूमत और अपोजिशन जो है उसमें एक हमआहंगी नज़र आ रही है, एक यूनाइटेड फ्रंट को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने जो मामलात हैं जो बैनुल अक़वामी उनमें पाकिस्तान आपस में इकट्ठा है, पाकिस्तान यूनाइटेड है। और ये बड़ा अच्छा मैसेज है जो कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली गया है। और जो मुल्क चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में ही रहे या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो, कम से कम उनकी हद तक ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमने एक यूनाइटेड स्टैंड जो है वो रखा है दुनिया के सामने। अच्छा, इस हवाले से जो सियासी तनकीद सामने आई थी इन 2 बिल्स पर, इस हवाले से हुकूमती जमात का मौक़िफ़ था कि जी एक एनआरओ लिया जा रहा है, जबकि खुद अपोजिशन का मौक़िफ़ जो था वो बड़ा शदीद था। जबकि खुद अपोजिशन जब ये हुकूमत में थे 2014 में ये भी इसी किस्म का एक बिल पोपा जो है वो पास करवा चुके हैं। तो फिर फ़र्क क्या था, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों थे अपोजिशन के? ये डबल स्टैंडर्ड्स मैं समझता हूँ कि ना अपोजिशन के थे ना हुकूमत के उस तरह कोई डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब अपना मामला आता है तो सबके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे हम बड़े सालों से यही देख रहे हैं कि सियासत जो है वो रियल इश्यूज पे नहीं हो रही। सियासत हो रही है कि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी का एहतसाब कहाँ तक करा सकती है और PTI जो है वो PMLN का एहतसाब कहाँ तक करा सकती है। और पिछले 10-15 साल में ये जो म्यूजिकल चेयर्स है एहतसाब की, यही देखने को मिली है। जो भी हुकूमत आती है या जो अपोजिशन होती है, बजाय इसके कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अपना अदा करें, वो एक दूसरे पे एहतसाब करते हुए नजर आ रहे होते हैं और हर कोई ये कह रहा होता है कि वो ज्यादा करप्ट है और हम ज्यादा अच्छे हैं। और इस लड़ाई में मुल्क जो है वो सफर करता है और 5 साल और निकल जाएंगे और हम यही लड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ हमें रियल इश्यूज जो पाकिस्तान को कंसर्न करते हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। इरफान साहब, अब ये जो इस बिल में जो बातें की गई हैं खास तौर पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, आपको लगता है कि ये बातें क्लियर हैं या इनमें अभी मजीद गुंजाइश है कि इसमें कोई एक ज़िमनी एक्ट भी आ सकता है, कोई ज़िमनी बिल भी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जिस तरह जुर्मानों की बात की गई है, पाकिस्तान हुंडी के हवाले से एक बड़ी पैरेलल इकॉनमी खड़ी हुई है। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं कि तकरीबन $25 अरब की पैरेलल इकॉनमी चल रही है हुंडी और हवाला के हवाले से। आपको लगता है इसमें कोई ज़िमनी बिल आ सकता है अब आगे? देखिए, इस तरह के जो बिल बहुत सारे मंजूर होते हैं, मैंने देखा है असेंबलियों में उस पे जो कोई सैर हासिल डिबेट जो है ना, सैर हासिल मुबाहिसा, वो हमें नजर नहीं आता। ये बिल जल्दी से पास हो जाते हैं, किसी शिक पे कोई डिस्कशन नहीं होता।
ایون آپ کے میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف جو اس کی شکیں تھیں اس پہ میری نظر سے کوئی تجزیہ، کوئی اچھا ڈسکشن یا جنرلی سوشل میڈیا پہ یا ہمارے نیٹ پہ کوئی بھی اس طرح کا ڈسکشن نہیں ملا. یہ ساری چیزیں جو ہے، جبکہ مجھے یاد ہے کہ امینڈمنٹس ہوا کرتی تھی اس طرح کی بہت ساری، بہت بحثیں ہوتی تھیں اسمبلی میں اور کنسٹرکٹیو قسم کی ڈسکشنز ہوتی تھیں. وہ سارا وہ جو چیز ہے وہ بند ہو گئی ہے. اب ڈسکشن کیا ہوتا ہے کہ بل پاس ہونے ہیں، یہ والے یہ جو آپ نے 2 بلوں کا ذکر کیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے بارے سے یا ٹیررسٹ فائنینسنگ کے بارے میں، لیکن گفتگو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوتی ہے اور حکومت اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوتی ہے. تو میں ابھی اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ اس پہ ہمیں ایک ڈبیٹ جب تک اسمبلی میں نہیں ہوگی، ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچیں گی. ہم خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پہ ہم مزید بات کر سکیں کہ یہ جو محرکات ہیں ان امینڈمنٹس کے، آیا یہ ایونچولی پاکستان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں پیدا کریں گے، کیونکہ یہ سارے ایسپیکٹس تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے. صحیح، بہت شکریہ جی. سابق اٹارنی جنرل قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ ہمارے شو میں آپ کا بہت شکریہ. اچھا شفاعت، اب میرے خیال سے بھاگے نا ذرا اور بھی عوام کو خبر دے لیتے جو کہ ڈائریکٹلی سیدھا عوام کو متاثر کرے گی. جی جناب، وہ خبریں ہم نے دینی ہے، لیکن مدیہ آگے دیکھ رہے ہیں اسپیڈ بریکر ہے. اسپیڈ بریکر آگے جی، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے جناب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. میں چاہوں گی اس میں آپ چائے پی لیں، کچھ ناشتہ کرنا ہے فوراً کر لیں، کیونکہ بریک کے بعد جب آپ کو یہ ہم خبر دیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ابھی خبر دے دیں گے تو بعد میں ناشتہ نہیں کر سکیں گے. ناشتہ کریں، بریک کے بعد خبر دیتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد جلدی سے آپ ٹیلی ویژن کے قریب ہو جائیں، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کو دینے جا رہی ہے حکومت انشاءاللہ ایوی. اور وہ ایوی یہ ہے کہ اب آپ جب پیٹرول ڈلوانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو مزید ہر لیٹر پہ 7 روپے زیادہ دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد شفاعت یعنی کہ اب 107 روپے لیٹر کا پیٹرول ہو گیا. مطلب پچھلے ماہ 25 روپے بڑھائے تھے، اب 7 روپے. ہائی ڈیزل 9.5 روپے. پرابلم کیا؟ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی. مدیہ تھوڑے صدمے میں، آپ رپورٹ دیکھیے. یہ صرف آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، نہیں، یہ دودھ کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی. یہ اجناس کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ سبزیوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، یہ پھلوں کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. تنخواہیں بڑھ نہیں رہی. اچھا، ویسے عید قرباں ہے اور آج یہ ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں، لیکن پاکستانی عوام جو قربانی کے جذبے میں تھوڑی سی آگے اپنی کھال اتار کے جو ہے ہم ہر دفعہ دیتے ہیں. لیکن خیر اس دفعہ 7 روپے کے بعد دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آگے بڑھیں جناب. اور اب ذرا رخ کرتے ہیں منڈیوں کا، کیونکہ باقی دنیا میں تو عید منائی جا رہی ہے لیکن پاکستان میں آج منڈی میں مقابلہ بڑا سخت ہے، کیونکہ محض چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد منڈیاں بند ہو جائیں گی. اور خوب بھاؤ تاؤ چل رہا ہے جی خریداروں میں اور بیپاریوں میں. اور لوگ جو ہے نا وہ بندہ شروع کرتا ہے جی اس بیل کے کتنے لیں گے جی، میں 1,35,000. اچھا جی میری رینج ہے 60. پھر یہاں سے بھاؤ تاؤ شروع ہوتے یہ بڑے اچھے بیوپاری ہیں جو کہ 1,60,000 کہتے ہیں، ورنہ شروع ہی تقریباً 8 لاکھ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد 1.5 لاکھ پہ لا کے ختم کرتے ہیں. تو اب یہ بالکل سین ہو گیا ہے جناب. جو باغیں چلتی ہے نا مویشی منڈی میں جناب، یہاں پہ جو کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سجی ہے، اس میں 6,25,000 جانور جو ہیں وہ آئے ہیں. اور ان میں سے شفاعت بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو 5 لاکھ ہیں وہ تو فروخت بھی ہو گئے، باقی رہ گئے 20 لاکھ. تو اب تک 11 روپے کا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بھی رہا ہے. اور عید کے دوسرے 1.5 لاکھ جانور ابھی رہ گئے، 1.25 لاکھ جانور ابھی رہتے ہیں جی. اور عید کے دوسرے دن تک یہ منڈی جو ہے وہ جاری رہے گی اور لوگ جو ہیں وہ آئیں اپنے جانور کی خریداری کریں. لیکن ہوگا یہ کہ جناب، ویسے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، بڑی ایکسپرٹیز، کیونکہ میں الحمدللہ بہت جانور کی خریداری میں میرا پورے 100 سال کا تجربہ ہے. اگر آپ 3-4 لوگ جاتے ہیں اور اکٹھے 2 جانور یا 3 جانور خرید لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے، مطلب 25 سے 30,000 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا میں ذرا چیز کی کریکشن کر دوں، کچھ 6,25,000 ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے، تو آپ کو 1,25,000 بالکل صحیح ہے. تھینک یو شفاعت، آپ نے کریکشن کر دی. تو یہ آپ کو لگتا ہے شفاعت کہ آج کے دن میں کافی بک جائیں گے اور کل پھر پرسوں کے دن، کیونکہ دوسرے دن تک منڈی ہوتی ہے؟ یاور چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ترجمان مویشی منڈی. جناب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یاور چاولہ صاحب بتائیے کیا رسپانس ہے اس سال منڈی میں؟ لوگوں کی قوت خرید کم تھی، لوگ آئے ہیں بھرپور تعداد میں، انہوں نے خریداری کی ہے. اچھا پہلے تو میں آپ کا باخبر سویرا کا شکریہ ادا کر دوں. اس منڈی کے 40 دن کے سفر میں باخبر سویرا ساتھ ساتھ رہا
और इसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, हम सुन सकते हैं यावर साहब आपको। अच्छा, आपने सारे उतार चढ़ाव देखे, आपने ये भी देखा कि मंडी पहले लगनी नहीं चाहिए थी, उस पर हमने फाइट की, फिर एसओपीज के प्रॉब्लम से उन तमाम चीज़ों को देखा गया, फिर उसके बाद बारिश के मसाइल थे उसको देखा गया। अच्छा ये देखिए, बाखबर सवेरा के इस सारे एफर्ट्स के नतीजे में आज हम ये देख रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी कराची वाले भाव ताव भी कर रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और एक भरपूर अंदाज में, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और मुसलमान का ये ईमान है कि जब भी मुश्किल आफत कोई भी ऐसी वबाई अमराज या बला की कोई बात होती है तो सदका खैरात और कुर्बानी की बात होती है। तो इस साल इसी मुनासबत से पिछले साल की बनिस्बत मंडी के अंदर खरीदो फरोख्त का रुझान बहुत ज़्यादा रहा। अगर आप वैसे पूछे इन फिगर्स में मुझसे पूछें तो लास्ट ईयर हमने 4,92,000 जानवर इस मंडी के थ्रू कराची वालों को फरोख्त हुआ। इस साल अभी तक हम कोई, आपने जैसे भी फिगर्स भी बताई, 5 लाख प्लस जा चुके हैं, और अभी आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, ईद का पहला दिन, फिर ईद के सेकंड डे तक ये मंडी पूरी भरपूर चलती है। सही। और अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफा हम 600,000 प्लस। इस बार जो मंडी लगाई गई थी और जो पहले मंडियां लगाई जाती थी उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, क्योंकि उस वक्त पेंडेमिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। अब पेंडेमिक भी आ गया, एसओपीज़ पे अमल दरामद कराना था, तो ये कितना मुश्किल था, क्योंकि देखिए एसओपीज़ की बात तो की जाती है लेकिन उस पर जहाँ इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है ना तो वहाँ सब भाग जाते हैं। अच्छा, सिर्फ पता है आपको, ये हम इन पेंडेमिक से निमटने के लिए हमारी कौम को, हमें खुद शऊर की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ तक अगर शऊर होगा, अभी भी देखा आपने एसओपीज़ पे आपने कितना ज़्यादा फोर्स करवाया अपने चैनल्स के थ्रू कि एसओपीज़ पे अमल करें, कोविड-19 एक हकीकत है, फिर भी आपको मंडी के अंदर नॉट मोर देन 40-50% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आज भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, चीजों से दूर रहते हैं। साहब आपने नंबर ज्यादा बता दिए, परसेंटेज ज्यादा बताइए अभी भी आपने। हाँ बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना वो अपने आप को और कौम से जरा अपने आप को भी फिक्र कर रहा हूँ कि नहीं यार ऐसा ना हो कि सब लोग नाराज हो जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन हमने इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि हमें अपना रोल प्ले करना है, ना कि और लोगों को, आपने भी उसी तरह से अपना रोल प्ले किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यावर साहब। एक और चीज़ यावर साहब आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, क्या हर साल इतने ही जानवर आते हैं मवेशी मंडी में या इससे ज़्यादा आते थे? नहीं, हर साल आप ये समझ लें, मैंने कहा था आपसे कि लास्ट ईयर से इस साल हम 1 लाख प्लस पे जा रहे हैं, तो एक बड़ी फिगर है। हमें खुद आइडिया था कि इस साल ये कोविड के वजह से कुर्बानी ज़्यादा होगी। अच्छा सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। यावर चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात है जी कि लोग आए और लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से इस दफ़ा सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए अपने जानवर ख़रीदे। और कुछ लोग ऐसे हैं अपने जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत पहले ख़रीद के ले आते हैं, फिर उनकी 1-1.5 महीना खिदमत करते हैं, और यही जज्बा कुर्बानी है जी कि जब आप एक जानवर से उनसियत डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद उसको अल्लाह की राह में। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा होता है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी होता है कि उन्हीं जानवरों को ज़िबा करने के लिए, ताकि जब आप उनको ज़िबा कर रहे हों तो उनको तकलीफ़ ना हो, तो छुरियाँ और जो चाकू हैं, जो उनके टोके हैं, वो औज़ार जो इस्तेमाल होते हैं उनको जो तेज़ करना है, ये कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा चमक उठा है, और छुरियों की नर्ख भी उनके धार की तरह तेज़ हैं, और ये 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मुख्तलिफ मार्केटों में दस्तियाब है, जबकि उनकी धार लगाने की नर्ख 80 से 150 रुपये तक हैं। शर्तें लगा लें, ये जो लोग आज के दिन जाके छुरियां खरीद रहे हैं ना, इन सब ने दस्ती के जो है ना हड्डी निकालते हुए ख़राब कर देनी है, हड्डी तोड़ देनी है। तो आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, आसिफ से जान लेते हैं। आसिफ, क्या चल रहा है जी चाकू, छुरियों और टोकों के रेट्स? नानाकवाड़ा का एरिया है और यहाँ पर होलसेल मार्केट है, ये कदीम मार्केट है। जो आपने रेट बताए हैं वो रेट आम दुकानों के हैं, लेकिन यहाँ के जो रेट हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगर चाकू छुरियाँ तेज़ करवाएंगे तो उसकी जो कीमत है वो 50 रुपये से 80 रुपये तक वसूल की जा रही है। उसके अलावा जो छुरियाँ यहाँ पर दस्तियाब हैं उनकी कीमत 150 रुपये से 3000 रुपये तक है। और मजीद हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी मालूम करते हैं। उसके अलावा अच्छा आपको साथ साथ ये कराची के अंदर जैसे आरजी होती है, उसी तरह आरजी दुकानें भी कायम होती हैं।
ये आरजी दुकानें चुरियां चाकू तेज करने वालों की भी होती हैं और वही लोग जो है छुरियां खराब भी करते हैं। लेकिन ये वो दुकानें हैं जो कदीम दुकानें हैं, इनका काम ही यही है। ये 12 महीने जो है वो यहाँ पर यही काम करते हैं। मजीद हम यहाँ पर जो मौजूद हैं दुकानदार हैं, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जो आप ये छुरियां वहाँ तेज कर रहे हैं, इसकी कीमत? हाल है बहुत संगीन सूरत हाल है, इसलिए महंगाई का ये आलम है, आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर है सामान, ठीक है ना। मुझे ये बताइएगा तो जो अनाड़ी कसाई होते हैं उनके पास छुरियाँ इतनी तेज़ नहीं होती जिसकी वजह से जानवर सही तरह ज़िबा नहीं हो पाता, तो आप लोग जो है वो काफ़ी अरसे से ये हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार करके रखते हैं। एक वो ज़रा सी जहमत नहीं करते हैं, हम उनको कहते हैं ज़रा सा इसको पत्थर लगाते हैं। जब पत्थर हल्का सा 10, 15, 20 मिनट लगता है तो उसका बाल उतरता है। जब बाल उतर गया तो बिल्कुल तैयार हो गई वो। अच्छा, कितने से कितने रखी छुरियाँ आपके पास? हमारे पास तकरीबन 100 रुपये से लेके 3000 रुपये तक की छुरी है। दांत लगाने का हमारा काम नहीं है, अंदर लगाते नहीं है दांत। सही। अच्छा, मैं जरा चाहूंगी आसिफ एक काम प्लीज जरूर कीजिएगा। जैसे भी आपने बोला ना कि 3000 की भी यहाँ पे जो छुरियां हैं टोके दस्तियाब है, तो जरा हम वो देखना भी चाहते हैं कि वो कौन सी छुरी है, ताकि जो आवाम है जो आज खरीदने जाए उनको भी पता हो कि भाई 3000 की छुरी की शक्ल ऐसी होती है। में भी इजाफा होगा और यहाँ पर काफ़ी रश होगा आज। जी आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे जी, और बड़ी संगीन सूरत हाल है जी, आवाज उनको भी नहीं बहुत संगीन सूरत हाल है इस वक्त। छुरियां जो हैं तेज कराने के लिए आवाम का रश है, लेकिन महंगाई बहुत है और ये सारी सूरत हाल हमारे नुमाइंदे आसिफ खान ने 3000 की है। क्या अर्तुगुल को डैगर ले आए हैं? ये क्या करके आए हैं? ये तुर्गुत अच्छा, ये वो छुरी है जिसको सिर्फ दिखाने से जानवर की जान निकल जाती है। ये शायद कोई ऐसी जरा हाईटेक छुरी है, ये मतलब डिजिटल छुरी है। मतलब आप अगर ब्लूटूथ ऑन करें तो क्या होता है मतलब। तो खैर जनाब, कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल में जो जरा कारीगर लोग हैं उन्होंने तो पहले ही जो है ये छुरियां जो हैं वो तेज करवा ली हैं और आज के दिन जो है वो बिल्कुल चिल है। लेकिन जो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने छुरियां अभी तक तेज नहीं कराई और वो आज निकलेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर शामिल करते चले, जहां पे पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने हालिया दहशतगर्दी और ख़तरात के पेश नज़र सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन में रेंजर्स के मुख्तलिफ विंग्स ने हिस्सा लिया और तीनों जेलों की तमाम कैदी, बैरिक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी ली। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नज़र रेंजर्स और पुलिस की जानिब से सिंध की 3 बड़ी जेलों का सर्च ऑपरेशन किया गया है और 1 माह के दौरान ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है जो इन बड़ी जेलों में किया गया है और जिसमें सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि ऑपरेशन में रेंजर्स के तमाम विंग्स ने हिस्सा लिया और तीनों जेलों के कैदी, बैरिक, सेल्स की तफसीली तलाशी ली गई है और ये ऑपरेशन बम डिस्पोजल स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों की मदद से किया गया है। तर्जुमान का ये भी कहना है क्या क्या बरामद हुआ है इसमें? देखा, तलाशी के दौरान मुख्तलिफ ममनू अशिया बरामद की गई हैं, जिनमें चाकू, कैंची, USB, टेलीविजन, मेमोरी कार्ड, MP5, लाइटर, नाखून तराश और हीटर है। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जेलों की दाखिली और खारिजी रास्तों को चेक करने के अलावा सिक्योरिटी के मुतालिक दीगर इंतजाम भी चेक किए गए। जी सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले आपको उस ईवी के हवाले से बता दें जो कि AIY न्यूज़ आपको देने जा रहा है। आजकल अर्तुगुल का बुखार हर एक को चढ़ा हुआ शफात, और अर्तुगुल में एक कैरेक्टर है तुर्गुताब जिनका नाम है चंगेज़, और हर एक मतलब किसी भी आजकल बच्चे से पूछे, किसी को भी तो हर एक उसका फ़ैन है ना। तो वसीम बदामी ने कमाल ही काम कर दिया। पूछे क्या? वसीम बदामी अर्तुगुल के जो तुर्गुताब थे उनके साथ, जिनका नाम चंगेज़ है, उनके साथ ईद शो करने जा रहे हैं और लाला भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा प्रोमो दिखाएं। क्या बात है जी, क्या होने वाला आपको दिखाते हैं। वैसे शफात आपको बताऊं, पूरे जिनका स्क्वाड था ना जो तुर्गुताब का, अर्तुगुल का, उसमें सबसे गुड लुकिंग एक है। अच्छा, अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मेरे घर में भी देख रहे होंगे सारे। मैं यही समझ रहा था, लेकिन वैसे पता है वो सीजन्स का बुखार पहले सिर्फ एक एलीट तक महदूद होता था, ये पहली बार हुआ है कि वो सीजन्स का बुखार अब अवामी हो चुका है, पूरा अवामी हो गया। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो जनाब अब कहाँ चल रहे हैं हम? मैं छोटे से ब्रेक की बात जरा एक छोटा सा ब्रेक लेने। मैं आपको तुर्गुताब की कुछ बातें मैंने आपको बतानी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग इन्हें जाएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। तो अभी हमने आपको वसीम बदामी का ब्रेक पे जाने से पहले एक ज़रा हल्का सा जो है ना हमने बताया, लेकिन ऐसे ही ज़रा ख्याल आया कि यार ज़रा हम भी तो आपको बताएं कि हम क्या करने वाले हैं कल परसों आपके साथ। तो वो तो खैर हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे शफात? उससे पहले तो आपको पता ही है एक ही चीज़ होती है, क्या? हर चीज़ से पहले क्या? शो शुरू होने से पहले क्या? दूसरा घंटा शुरू होने से पहले क्या? हर अहम खबर ब्रेक करने से पहले क्या? टॉप स्टोरीज। जनाब ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़, और सबसे पहले ज़रा बात करते हैं चूँकि ईद आने वाली है और ईद भी है, ईद कोरोना की ईद। बिल्कुल। तो कोरोना के हवाले से ज़रा ये है कि जब ईद आएगी तो थोड़ा सा आपको ना SOPs मेंटेन करने पड़ेंगे, और वरना जैसे छोटी ईद पे हुआ था कि वायरस फैलने का खदशा था और वायरस फैला। बिल्कुल शफात, पाकिस्तान ने पीक ही तब टच की जब छोटी ईद आई थी, क्योंकि लोग बाहर निकले, शॉपिंग्स की। पंजाब में देखें 9 दिन का लॉकडाउन है, स्मार्ट डाउन जो है लॉकडाउन वो कराची में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ख्याल रखा जा रहा है, बलोचिस्तान में भी ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए क्योंकि अगर केसेस कम होना शुरू हो गए इसका मतलब ये नहीं कि जो कोरोना है वो पाकिस्तान से रुखसत ही हो गया है। कोरोना का खदशा अभी भी सरों पर मंडला रहा है, क्योंकि आप लोग ख्याल कर रहे थे इसलिए वायरस ज़्यादा नहीं फैल रहा, लेकिन अभी भी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। तो क्या है ईद पर हमने कैसे ख्याल रखना है, इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब एक आम तासुर जो हर शख्स को मिल रहा है वो यही है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो कोरोना जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म होता जा रहा है, तो हम रिलैक्स हो सकते हैं। क्या ये तासुर सही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपको एडवांस में भी ईद मुबारक। थैंक यू जी। ईद है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा है कि बाकी मुल्कों में जहाँ पे उन्होंने सुस्ती दिखाई और रिलैक्स हो गए और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि वायरस शायद ख़त्म हो गया है, तो वायरस ने फाइट बैक किया और दोबारा वो सर उठाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि शुक्र है कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में नंबर्स कम हो चुके हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मुसलसल जो मेहनत जारी है उसमें मुसलसल मज़ीद इजाफा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह पिछली ईद में हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती और उसका नतीजा हमारे सामने था कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए और हमारे सामने जो मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि इस ये ईद पे आपने बिल्कुल हम सही मज़ीद बात एहतियात कही है। करें। डॉक्टर साहब कल जब बात हो रही थी, इनफैक्ट मैंने कल जब पढ़ा वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट कि इटली में जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस थी ये एक्सपेक्ट की जा रही थी इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, लेकिन अब बड़ी तेजी से दोबारा केसेस आने शुरू हुए हैं और उनको लग ही रहा है कि बाय एंड ऑफ अगस्त उनको वो सेकंड वेव पूरी तरह से हिट कर जाएगी। हम जरा डॉक्टर साहब के सामने भी ये सवाल रखते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल हुई, क्योंकि माशाल्लाह मास्क तो कोई भी नहीं पहनता, मास्क कोई नहीं पहनता, और समहाउ मुझे ये भी लगता है कि जब एज इफ पूरी नेशन को कोरोना हो गया था एंड द एंटायर नेशन हैज रिकवर्ड एंड दे हैव सर्वाइव्ड, तो इसलिए जो केसेस हैं वो कम होने लगे हैं। तो एक बार फिर से मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर सईद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन शायद शफात फिर इट्स नॉट ओनली इन इटली, ये अब कनाडा में, अमेरिका में भी जिन स्टेट से लॉकडाउन हटा दिया गया था उन पर लॉकडाउन दोबारा इंप्लीमेंट करें, और अब जो कनाडा है वो लॉकडाउन की तरह से फेज 3 में जा रहा है जिसमें 10 लोग भी साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते। जी डॉक्टर साहब फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब एक तासुर अब हमें ये भी आ रहा है, मैं और शफात अभी ये बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान में केसेस जो हैं ये कम होना शुरू हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तमाम लोगों को भी हुआ था और हम समहाउ एसिम्प्टोमेटिक थे और हम रिकवर भी कर गए, तो इसलिए अब चाहे लोग ज़्यादा ख्याल नहीं भी रख रहे तो केसेस उतने नहीं बढ़ रहे। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा डॉक्टर सईद से, वरना उनसे ज़रा ये बात पूछें कि सेकेंड वेव जैसे इटली में एक्सपेक्टेड है वो कब तक आएगी? चाहिए कि एहतियात ज़रूरी रखें। और दूसरा सवाल मेरा एक पॉइंट ये है कि सिर्फ कोरोना पे फोकस करने के अलावा और भी साथ साथ इसकी बीमारियां फैल सकती है, तो हमें चाहिए कि जब ईद कुर्बान हो तो कोरोना, क्योंकि तो ऑलरेडी एक वबा फैली हुई है, लेकिन अगर हम एहतियात करेंगे दूसरे अमराज से भी महफूज रह सकते हैं, तो हमें एहतियात लाजमी रखनी चाहिए और बिल्कुल ही बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉन्गो वायरस के हवाले से भी तो बात की जा रही है ना कि सिर्फ कोरोना का खतरा नहीं, अब आगे कॉन्गो वायरस का भी खतरा जो है वो कह रहे हैं कि वो बढ़ सकता है उसका। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि जानवरों में कॉन्गो वायरस मुंतकिल करने की खासियत मौजूद होती है, क्योंकि इसमें स्पेशल टिक्स होती हैं जिनके अंदर एक कॉन्गो वायरस मौजूद होता है,
अगर हम जानवर के करीब जाएंगे और वो टिक्स किसी को काट ले तो वो वायरस मुंतकिल हो जाएगा इंसानों में। और कॉन्गो वायरस या कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस काफ़ी ख़तरनाक वायरस है जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। कोरोना के साथ साथ बाकी वबाई अमराज जिसमें कॉन्गो वायरस भी है, बाकी खुराक से फैलने वाली बीमारियां हैं जो गोश्त के ज़रिए मुंतकिल हो सकती है। तो हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि इन बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें और जो इस्लामी त्यौहार है इसको खुशी से मनाएं, लेकिन एहतियात अपने साथ मद्देनज़र रखें और एहतियात के साथ इज्तिमाई कुर्बानी भी है और बाकी जो मजहबी त्यौहार है उसको मनाएं, लेकिन एहतियात करें ताकि बीमारियां ना फैल सकें। एहतियात बहुत ज़रूरी है जनाब। अच्छा डॉक्टर सईद साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हम अभी डिस्कशन भी कर रहे थे कि कल वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी कि इटली में जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस है वो नवंबर से दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एंड ऑफ अगस्त उन्हें दोबारा एक कोरोना की वेव हिट करेगी। पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई ख़तरा मौजूद है? ये वायरस ऐसा बिहेव करता है कि एक सर्कल में वायरस आ गया, उसमें या तो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे या महफूज हो जाएंगे। अब जरूरी है कि बाकी एक पॉपुलेशन जो है वहाँ वायरस अब तक गया भी नहीं होगा। तो अगर वहाँ वायरस पहुंचता है तो वहाँ फिर शुरू से एक सर्कल शुरू होगा। तो हमें चाहिए कि वायरस को कंटेन करें। वायरस 100% सब लोगों में एक साथ मुंतकिल नहीं होता, बल्कि पॉकेट्स में मुंतकिल होता है। तो जो पॉकेट्स अभी तक महफूज है उनमें वायरस गया ही नहीं है, लेकिन अगर वायरस के तुखम या सीड्स वहाँ पहुंचते हैं तो अचानक वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है और साइंस भी यही कहती है कि ये पॉकेट्स में और ग्रुप्स में ये वायरस मुंतकिल होता है। एक साथ सब पॉपुलेशन ना इन्फेक्ट होंगे ना वो महफूज रहेंगे, लेकिन जो नए नए पॉकेट्स आइडेंटिफाई होंगे वायरस के लिए, वायरस वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है वो निकल सकते हैं। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और कोशिश नए पॉकेट्स बन सकते हैं वायरस के और नए लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर सईद थे और वो बता रहे थे कि एहतियात करें जी, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा ईद मुबारक लेकिन थोड़ा दूर दूर से। बिल्कुल, हम वही गले मिलने की अभी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा हमारे सरों से टला नहीं है और वो बहुत सारे लोग जो कि सर्वाइव करते रहे हैं। ईद में हम कहते थे ना कि जी ईद मुबारक लेकिन 6 फीटे मुंह दूर, यानी 6 फुट आपने अपने आप को दूर रखना है। तो इस दफ़ा भी यही कीजिएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ आपने इस बार भी दोहरानी है और वो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि जी आप समहाउ इस वायरस को डॉज करते रहें और ये वायरस आपने नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जनाब आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि आज नहीं ये कल वायरस आपको किसी न किसी तरीके से, चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक रहें, आपको मुतासिर ज़रूर कर सकता है। और वो लोग जिनको ये वायरस हो गया हुआ है वो भी ये ना समझे कि भी अब तो हमें हो गया हुआ है। जैसे बचपन से सुना है कि चिकन पॉक्स अगर आपको एक बार हो जाए फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं होते। नहीं बात आपने ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, आपने भी ख्याल रखना है। आपने भी ख्याल रखना है और आपने भी मास्क पहनना है। तो अगर आपको हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे नहीं हो सकता, आपको दोबारा हो सकता है। और अगर मुझे नहीं हो रहा, शुभ बोले, खुदा का खौफ करें, अच्छा शुभ बोले। खैर बहुत सारे लोग जी ईद कुर्बान करते हैं। कॉन्गो वायरस का खतरा भी है, दीगर खतरात भी हैं, कोरोना का भी खतरा है, लेकिन एक और खतरा भी होता है और वो होता है कि आप जो जानवरों का जो किया कराया है और जो आलाइशें हैं वो उठा के आप अपने घर के बाहर या अपने घर के बाहर जो खाली प्लॉट देखते हैं उस पर जाके डेकोरेशन करके रख देती हैं। बिल्कुल जी कोई डेकोरेशन नहीं होती। एक तो उससे ताफन फैलता है, दूसरा उस ताफन के साथ साथ इससे एक और जो बुरा काम ये होता है कि इस पर चीलें आती हैं। चीलें आती हैं, इसका मतलब है कि बर्ड स्ट्राइक से खतरा बढ़ जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन इलाकों में है, वो इलाके जो कि एयरपोर्ट की विसिनिटी में आते हैं और वहां पर जो घर होते हैं वहां पे जो लोग ना सिर्फ अगर जानवरों की आलाइशें बल्कि जब रोटी वगैरह और खाने पीने की चीजें भी डालती हैं तो वहां पे परिंदे आते हैं। और जब वहां पर परिंदे आते हैं तो वहां पर एयरपोर्ट जो मौजूद है वहां पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है उस पर ये काफी ज्यादा मुतासिर होते हैं एंड इट्स नॉट सेफ। जानवर चाहे छोटी सी चिड़िया हो, जो परिंदा चाहे छोटी सी चिड़िया हो या फिर कोई बड़ा परिंदा हो, इस एक ही तरीके से ये उस फ्लाइट को मुतासिर करते हैं और बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है। सिविल एविएशन और पाक फजाइया की जानिब से SMS के जरिए और दीगर तरीकों के जरिए अब एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू की गई है। वो लोग खास तर जो कि लैंडिंग एरियाज के नज़दीक रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि वहाँ पे जहाज़ का एल्टीट्यूड बहुत कम होता है और परिंदा टकरा सकता है। बिल्कुल शफात। और कभी आपने लाहौर में लैंड होते हुए देखा कि जब आप लाहौर में लैंड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे साथ में एक मतलब रिहायशी इलाका भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है और एग्जैक्टली आप इवन जब लैंड भी कर रहे होते हो तो आप उनका कचरा देख रहे होते हैं कि वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, लोग खाने पीने की तमाम तर चीज़ें वहाँ पे फेंक रहे होते हैं और वहाँ से खतरा मजीद जो है वो एक तरह से तकवीत पकड़ लेता है कि अगर परिंदे आएंगे तो और परिंदे आके जब उड़ेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे मतलब फ्लाइट ऑपरेशन है भाई, लैंड करते हुए खुदा ना खासा कोई टकरा जाए, कितना बड़ा हादसा हो जाता है। आपने मखारिज के साथ अदा किया है ना, यकीन करें इसी से पता चल गया कि मामला कितना संगीन है। इसी हवाले से जनाब हमारे साथ
موجود ہیں جناب محمد صلاح الدین صاحب, میرے خیال میں ایئر وائی کے نمائندے, ان کے پاس ایک رپورٹ بھی ہے, ان سے بھی بات کریں گے. میرے خیال میں کیا ہم ان پہ جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے گروپ کیپٹن محمد بہنون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے جانیں گے. بہت شکریہ کیپٹن صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کیپٹن صاحب یہ بتائے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور انسانی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ منڈلا رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں؟ ایکچولی اس میں میڈم جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا چھوٹا سا پرندہ کیا اتنے بڑے جہاز کو نقصان پہنچا بھی سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ نارمل لوگوں کی جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے پرندے سے شاید جہاز کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. سو جسٹ فار اے جنرل انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا جو بلٹ ہوتا ہے جو کہ گن سے فائر ہوتا ہے, اس کی مزل ویلوسٹی جو ہے وہ اراؤنڈ 1000 to 1200 کلومیٹرز پر آور ہوتی ہے اور اس کا ویٹ اراؤنڈ 4 گرامس ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ کا جو ایئر کرافٹ ہے اس کی سپیڈ بھی اراؤنڈ 1000 to 1200 kph ہے اور آپ کی ایک چھوٹی سی چڑیا اس کا وزن 40 گرامس ہے. سو اتنا بڑا جہاز جب اسی سپیڈ سے ٹکرائے گا تو آپ سوچیں کہ ایک بلٹ اگر اتنا نقصان دے سکتی ہے, سو ایک چھوٹا سا پرندہ کتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے. واٹ ٹو ٹاک آف بگر برڈز جیسے آپ کی چیلیں ہو گئیں یا گدھ ہو گئے, تو ان سے آپ کے جہاز کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اینڈ ڈیفینیٹلی ایون دی ایئر کرافٹ کین کریش. یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات بتائی. یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو ان ویسینٹیز میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, جو ان کے پاس جانوروں کی علائشیں ہوتی ہیں وہ کیسے ڈسپوز آف کرنی چاہیے, اس حوالے سے کچھ بتائیے. اچھا شفاعت, اس میں یہ ہے کہ لائک ہماری اس کیمپین کا مقصد بھی یہی ہے جو ہماری ڈائریکٹوریٹ آف فلائٹ سیفٹی ہے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں, کہ لوگوں کو اس بارے میں باور کرایا جائے کہ ایک تو اس کا کیا خطرات ہیں اور دوسری چیز کہ ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے ایز اے رسپانسبل نیشن. سو پہلی چیز تو یہی ہے کہ جتنی آپ کے جانوروں کے ریلیٹڈ علائشیں ہیں قربانی کے بعد, ان کو یا تو آپ سول انتظامیہ جو ہے آپ کی ضلعی انتظامیہ ہے ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف ہو سکیں. ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقے جو وہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہ ان کو باہر پھینکنے سے اوائڈ کریں. جو آپ کا خون وہاں پہ بہایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کوئی چونا وغیرہ پھینک دیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے پاس سول انتظامیہ ڈیفینیٹلی ان کے ریسورسز کم ہیں, سو اگر آپ ایز اے رسپانسبل شہری ان کو خود اگر دفن کر دیں, سو وہ بھی بیکاز بیسکلی یہ پرندے اور یہ جو ہے یہ اٹریکٹ ہی ہوتے ہیں صرف کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے, تو یہ گوشت از ڈیفینیٹلی اے سورس آف فیڈ فار دیم, تو اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا, جہاں آپ 1 لاکھ کا یا 50,000 کا یا 30,000 کا جانور قربانی کے لیے کے مقصد سے خرید سکتے ہیں, وہاں ایک 50 روپے کا تھیلا اور کچھ تھوڑا سا چونا بھی اگر آپ خرید لیں تو ذرا بہتر طور پہ یہ معاملہ ڈسپوز آف ہو سکتا ہے تاکہ اس پہ پرندے جمع نہ ہو سکیں. اچھا میں ایک کیپٹن صاحب آپ سے ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ صرف 1-2 دن کا خطرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ قربانی کریں گے, ان کی علائشیں پھینکیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ پرندے آئیں گے, اس کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے. پورے سال ایسی سچویشن رہتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے جو ایئرپورٹ کے جو ایریا ہے اس کی ویسینٹی میں ریزیڈینشیل ایریا بھی ہیں, اور یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ریزیڈینشیل ایریا کے پاس ایئرپورٹ ہو. تو یہ تو ایک مستقل خطرہ ہے جو کہ رسک ہے جو کہ آپ کے سروں پہ مسلسل لٹک رہا ہوتا ہے, تو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ اچھا مطلب آپ کی بات بالکل اس پہ صحیح ہے کہ لائک دس از اے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس. تو وہ یہی ہے کہ لوگ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو ایکچولی اس بارے میں اویئرنیس دی جائے کہ لائک ڈیفینیٹلی عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو یہ ایک ہے, لیکن چونکہ جو لوگ اس ویسینٹی میں رہ رہے ہیں, جو آپ کھانے پینے کی اشیاء ایئرپورٹ کے دائیں بائیں ڈمپ کر رہے ہیں یا کچروں کے بڑے بڑے ہیپس بنے ہوئے ہیں, آپ نے کراچی کے انفارچونیٹلی حالات دیکھے, اسی طرح بڑے شہروں میں بھی یہی ہے کہ لائک آپ کے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں دے آر ویری کلوز ٹو دی رن ویز ان دی ایئرپورٹس, تو وہ تھوڑی سی اگر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تو اس سے جو ہے آپ کا ایک قومی اثاثے کی بھی بچت ہو سکتی ہے اور ڈیفینیٹلی انڈائریکٹلی. ویسے آپ کو لگتا ہے ہیوی فائنز ہونے چاہیے ان تمام تر چیزوں پر کہ مطلب وہ لوگ جو کہ ایئرپورٹ کے اسپیشلی رن وے کے پاس جو ایریا ہے اور اس کے پاس اپنے گھروں کے باہر جو کچرا پھینکتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پھینکتے ہیں, جو صدقے کا گوشت ہے وہ آ کے پھینک دیتے ہیں, ان پہ ہیوی فائنز ہونے چاہیے؟ ایکچولی آپ دیکھیں سیولائز نیشنز میں تو یہی ہو رہا ہے کہ لائک آپ ایون سنگاپور میں جائیں تو آپ ایون ٹافی کا ریپر روڈ کے اوپر نہیں پھینک سکتے بیکاز یو ول بی فائنڈ. تو وہ لائک سیولائز نیشنز تو ایسے ہی ترقی کر رہی ہیں. وہاں پہ یو ول بی فائنڈ, یہاں پر یو ول بی فائنڈ, تو اب یہاں پہ دونوں جگہ پہ سچویشن کافی ذرا ڈفرینٹ ہے. بہت شکریہ جی کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شفاعت, اور لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ دیکھیں آپ قربانی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی مطلب بارگاہ میں آپ ایک جانور لاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کی خدمت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کی قربانی کرتے ہیں, اور جب اتنے اچھے کام کی بات, اتنے نیک کام کی بات, آپ جب اس کی علائشیں باہر پھینک دیتے ہیں گلنے سڑنے کے لیے, جس میں سے تعفن اٹھتا ہے, تعفن کے بعد بیماریاں اٹھتی ہیں,
تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطلب ایک جگہ تو آپ اچھا کام کریں تو دوسری جگہ آپ لوگوں کی صحت کو خطرے میں نہیں ڈال رہے؟ مدیہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر کراچی میں قربانی کے بعد کیا ہوا تھا؟ شفاعت اور بارشیں بھی مکھیوں کا سیلاب آ گیا تھا. مکھیوں ایگزیکٹلی ایک مکھیوں کا سیلاب آ گیا تھا اور یہ مکھیوں کا سیلاب وہ اوپر جہازوں والوں کے لیے چیلیں آ گئی تھیں اور یہاں زمین والوں کے لیے مکھیاں آ گئی تھیں. تو خدا رہا اس دفعہ خود ہی کر لیں یار, کہیں بھی جہاں پہ مٹی دیکھیں وہاں پہ جا کے علائشوں کو دفنا دیں. کتنی محنت لگ جاتی ہے. جہاں آپ 7 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے گوشت کاٹ رہے ہیں وہاں پہ 10 منٹ لگا کے کھڈا کھود کے اس میں علائشیں دفنا دیں. کم سے کم اس سے پراپر شفاعت ایک بن بیگز بڑے ڈمپنگ بیگز آتے ہیں, آپ ان کے اندر وہ علائشیں ڈالیں اور اس کے بعد آپ کو جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے خود ان کو ڈمپ کر دیں. بٹ خدارا اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں, شہری ہیں, ان کی صحت کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا خوفناک مذاق نہ کریں. خیر جی آگے بڑھتے ہیں جی. اور اب آپ کو ذرا ایک اچھی خبر سناتے ہیں پی آئی اے کی طرف سے. بڑے عرصے بعد ویسے پی آئی اے کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے جی, اور وہ ہے کہ برطانیہ کے لیے آپریشن جزوی طور پہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ترجمان پی آئی اے نے بتایا ہے کہ قومی ایئر لائن کے مسافر متبادل ذریعے سے پاکستان اور لندن, مانچسٹر, برمنگھم کے درمیان سفر کر سکیں گے. مسافروں کی سہولت کے لیے 14 اگست سے پروازیں چلائی جائیں گی. پی آئی اے کی پروازوں کی معطلی پر دیگر ایئر لائنز نے کرائے بہت زیادہ بڑھا دیے تھے. پی آئی اے کی پروازیں چلنے سے کرائے کم ہونے کا بھی امکان ہے اور پروازوں کے اوقات کار سے متعلق اعلان عید کے بعد کیا جائے گا. اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے وقت کے حوالے سے کہ جب پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور وادی کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں اور بھارتی فوج ہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اچھی خبر کی جانب. ملتان کا ایک بچہ ہے جی جو شربت بیچتا ہے, شربت فروش ہے وہ بچہ, اور اس بچے کا نام ہے حذیفہ رحمان. اس نے میٹرک کا امتحان دیا. امتحان میں اس نے جناب 1050 نمبر لیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے بورڈ میں پوزیشن بھی حاصل کی. بالکل جی, بورڈ میں پوزیشن حاصل کیا اور اس کے باوجود محنت جو ہے وہ ابھی بھی اسی لگن سے کر رہے ہیں. اور شفاعت کل تو لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی جانب سے ان کو آفر بھی ہوئے کہ وہ ان کے تمام جو ایکسپینس ہیں پڑھائی کے وہ برداشت کریں گے, ان کو اسکالرشپ بھی دیں گے. بیت المال کی جانب سے بھی ان کو آفر ہو چکی ہے کہ ان کے تمام ایکسپینس وہ اٹھائیں گے. ہاں, تو یہ ہمارے لیے بڑی زبردست مثال ہے. بہت سارے بچے جو اگر اچھے مارکس نہیں لے پاتے تو ماں باپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں اچھا ٹویٹر نہیں رکھ کے دیا, ہمارے پاس اچھا ٹیوشن کے لیے بندہ کوئی نہیں آتا تھا, ہمیں اچھی اکیڈمی میں نہیں پڑھتے تھے, ہمارے پاس ذرا بکس نہیں تھی, تو پھر ہم آپ کو اچھے نمبر کہاں سے لا کے دیتے. لیکن حذیفہ رحمان نے ان تمام تر حالات میں جہاں پر وہ ساتھ میں شربت بھی بیچ رہا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے, واحد کفیل بھی ہے اور نمبر بھی لے کے اس نے دکھا دیا. چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خود ہمارے ساتھ جناب حذیفہ رحمان موجود ہیں. حذیفہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. 5 بہن بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ, آپ میں کون سب سے زیادہ محنت سے پڑھتا ہے اور آپ سے بھی ٹیوشن پڑھتے ہیں آپ کے بہن بھائی؟ جی میرے تمام 5 بہن بھائی جو ہیں وہ سب سے چھوٹے ہیں, مجھ سے تقریباً سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا. تقریباً سارے ہی زیر تعلیم ہیں. وہ اسی اسکول سے پڑھ رہے ہیں جس اسکول سے میں پڑھا ہوں. زبردست. اور میں ان کی تعلیم میں مدد کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے پڑھیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آگے آنے والے فیوچر میں کچھ نہ کچھ بن سکیں. اچھا, آپ نے یہ تو بتایا کس طریقے سے مطلب آپ کے پان بھائی کیسے خیال رکھتے تھے, یہ تمام تو چیزیں آپ مینیج کیسے کرتے تھے؟ کیا آپ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ میں آپ کام بھی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو شفاعت دوئی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا اور میں نے یہ سب کچھ بہت مشکل سے مینیج کیا. مشکلات آئیں لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے لیے دن بھر رات محنت کی. اپنے ماموں کی ریڈی پر بھی کام کرتا رہا, پارٹ ٹائم جاب بھی کی میں نے. تو اس سفر میں میرے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے اور میرے والدین کا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور انہیں کی مدد سے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. اچھا حذیفہ, کیا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بچے؟ آپ مطلب کیسے پڑھتے ہو؟ آپ مزدوری بھی کرتے ہو, آپ کام بھی کر رہے ہو, گھر بھی سنبھال رہے ہو, بہن بھائی بھی پڑھا رہے ہو, تو کیسے اپنے لیے کب ٹائم نکالتے ہو؟ جی نہیں, میں تقریباً اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ریڈی پر چلا جاتا ہوں اور شام کو تقریباً 7:30 یا 8 بجے میں فارغ ہوتا ہوں. تو مجھے 1 گھنٹہ مل جاتا ہے جس میں اسٹڈی کر سکتا ہوں. اس کے بعد صبح فجر کے ٹائم مجھے جو ٹائم ملتا ہے میں اس میں اسٹڈی کرتا ہوں تھوڑی سی, اور اسکول میں جو ٹائم ملتا ہے اس میں کرتا ہوں. تو اسی طرح میرے دوستوں سے اور اساتذہ سے جو میرا تعاون حاصل ہوا ان کی مدد سے میں نے یہ بنایا. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی زبردست آپ نے مثال قائم کی ہے کہ آپ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں, جو ٹائم آپ کو ملتا تھا
آپ اس میں بھی پڑھ رہے تھے. حذیفہ, کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا رکھا ہے ان تمام تر پروسیس میں؟ جی مجھے سب سے متاثر جس چیز نے کیا وہ میری ماں کا چہرہ تھا. جب میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے حوصلہ اور ضرورت پیدا ہوتی کہ میں ان کے لیے کچھ بن کر دکھاؤں, ان کا سہارا بنوں. اور اسی چہرے کو دیکھ کر میں نے دن رات محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کی دعاؤں کے نصیب سے جو ہے مجھے کامیابی دی. تو میں انہی کو سارا خراج تحسین کرتا ہوں. اچھا, تھوڑا آپ کی ذرا ہنر ہے آپ کا, ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. یہ آپ جو شربت بناتے ہیں, بڑے بڑے مطلب سافٹ, یہ فزی ڈرنکس بھی جو ہیں یہ بھی شربت ہی ہیں نا, تو یہ جو آپ جو شربت بناتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے, کیا اسپیشلٹی ہے, گلاس کتنے کا بکتا ہے, آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا. گلاس تقریباً کوئی 20 روپے کا ہوتا ہے. تو ہم جو شربت بیچتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مصنوعی فلیور نہیں استعمال کیا جاتا. قدرتی جو پھل آتا ہے تو موسم کے لحاظ سے جو بھی پھل آتا ہے اس کا جو نکالا جاتا ہے شربت اسی کو بیچتے ہیں. ہر موسم کے لحاظ سے اس کا فلیور جو ہوتا ہے وہ زبردستی. تو آپ کام یہ بھی بہت اچھا کریں. اچھا حذیفہ, اتنا اچھا آپ نے سٹارٹ لیا, ماشاءاللہ سے پڑھائی میں اتنے اچھے ہو, کم وقت میں پڑھا اور آپ نے پوزیشن بھی حاصل کی. آگے کے بعد مستقبل کی آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں, میری بچپن سے یہی خواہش ہے, میرا گول بھی یہی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور میرے والدین کی بھی بچپن سے میرے بچپن میں بھی میری یہی خواہش رہی ہے کہ میں آگے جا کر ڈاکٹر بنوں اور ملک کو قوم کی خدمت کر سکوں. اور میری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ میں اگر ہو سکے تو میرا کیڈٹ کالج میں داخلہ ہو سکے تاکہ میرے فیوچر برائٹ ہو. انشاءاللہ. اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ حذیفہ جو ہے وہ آگے جا کے ڈاکٹر بنے اور عوام کی خدمت کریں. اتنا کوئی بہت زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں, لیکن بچے نے پھر بھی پڑھا, اپنی وہ ساتھ میں نوکری بھی کرتا ہے, جاب بھی کرتا ہے. جو جاب کرتا ہے اس میں بھی اس کی ڈیڈیکیشن آپ چیک کریں. سو کمپوزڈ, اور اس بچے کا جو کمپوزر ہے نا, جس کی کامنس ہے, یہ امیزنگ ہے. اور رتی برابر بھی کوئی غرور نہیں ہے کہ میں نے کوئی نمبر لے لی ہے بہت زیادہ. آپ یوزلی بچوں کو دیکھیں, ذرا پوزیشن ان کی آ جائے, اخبار میں تصویر آ جائے, وہ باہر ہو جاتے ہیں. آپ نے حذیفہ کے چہرے پہ اسمائل دیکھی جب وہ اپنا شربت بھی بیچا تھا, اور وہ جو پرائس لیس قسم کی اسمائل تھی, لیکن وہ سو کنٹینٹڈ, مطمئن تھے, اینڈ ہی واز ہیپی کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں, ماں باپ کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ حذیفہ کے جو گھر والے ہیں اس وقت کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ اب ان کے بیٹے حذیفہ کو سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. ایک بڑی دلچسپ درخواست جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی, اور وہ درخواست یہ تھی کہ جی صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کو عہدے سے ہٹا دی جائے. اس درخواست کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور درخواست خارج کر کے درخواست گزار پر 10,000 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا. صدر پاکستان عارف الوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا منیر اللہ نے فیصلہ جاری کیا ہے, اور یہ 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا وقت انتہائی قیمتی ہے, غیر قانونی مقدمے بازی کو برخاست ہونا چاہیے, فضول درخواستیں دائر کرنے کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اور تحریری فیصلے میں عدالت نے درخواست کو غلاظت قرار دے کر 10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ جرمانے کی رقم عدالت کی جانب سے مقرر کردہ جیل میں قیدی کے وکیل کو دیے جائیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا منیر اللہ نے شدید برہمی کے ساتھ میں اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ عادی درخواست گزار ہے جو غیر سنجیدہ درخواستیں دائر کرتے ہیں. اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ کورٹ کامران مرتضیٰ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. کامران صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت عدالتوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مقدمات ایسے ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں. انصاف کی راہ تکتے تکتے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, اور عدلیہ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی غیر ضروری درخواستیں دائر ہوتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے ان کو روکنے کے لیے, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ فیلڈ لٹیگیشن ہوتی ہے وہاں پہ عدالتی کارروائی کر سکتی ہیں, جیسا کہ اس کیس میں, اور اس کے تقریباً جو عدالتوں سے ہے وہ اس طرح کی فیلڈ لٹیگیشن کا ہے. یہاں پہ یہ پٹیشن جو ہے وہ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی وہ ایک الگ معاملہ ہے. اگر یہاں پہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم فائل کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹوں کی پٹیشن ہم اس کو فائل کرتے ہیں جب کوئی شخص آفس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے پبلک کا, اور وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. اب اگر کوالیفائی نہیں کرتا تو آپ کو واضح ثبوت لے کے آنا چاہیے, نہ کہ آج 5 قسم کی پٹیشن ہو. تو وہ آج 5 قسم کی پٹیشن تھی, اس لیے کافی
कामरान साहब, आपकी आवाज़ ज़रा जो है हमें थोड़ी सही तरह से नहीं आ रही, कोशिश करते हैं ज़रा आपसे दोबारा रब्ता करें। लेकिन ये जो आदि दरख्वास्त गुजार होते हैं, इनके मदिया बड़े अजीब व गरीब शश के होते हैं। ये किसी भी हसास मौजू के ऊपर दरख्वास्तें दायर कर देते हैं, उसमें वो बन जाते हैं, उसके बाद मंजर आम से गायब भी हो जाते हैं। आपस में हुकूमतें लड़ती रहती हैं, हुकूमतें पलट भी जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। वो दरख्वास्त गुजार जो है उसका कुछ पता नहीं चलता वो किधर से आया और किधर को गया। तो ये बड़ा अच्छा इस दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये लेकिन जब आपको लगता है कि 10,000 फाइन काफ़ी था, क्योंकि अलामती नोयत का फ़ाइन है और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है मेरे ख्याल में इस हवाले से, क्योंकि जो आदि दरख्वास्त गुजार हैं उनकी हौसला शिकनी होना बड़ा ज़रूरी है। कामरान मुर्तज़ा साहब क्या इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी हाँ कामरान मुर्तज़ा साहब, ये सवाल ज़रा आपके पास लेके आते हैं। ये आदि दरख्वास्त गुजार जो आते हैं और इन्होंने एक वो बना ली है कि इंतहाई हसास मौज़ूआत पे, आइनी मौज़ूआत पे, कानूनी मौज़ूआत पे ये दरख्वास्तें दायर कर लेते हैं और उसके बाद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इधर से उधर हो जाता है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का कुछ पता नहीं चलता। आपके ख्याल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इकदाम ठीक है? जी बिल्कुल, इस किस्म की फ्यूलेस लिटिगेशन जब भी हो, ना सिर्फ इस केस में बल्कि और केसों में, उसमें कास्ट इम्पोज होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा कास्ट इम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि अदालत का वक्त ज़ाया होता है, लिटिगेंट का वक्त ज़ाया होता है और आम पब्लिक का जो टाइम है वो ज़ाया होता है। इसमें जो है ना वो कुछ बेहतर काम हो सकता है। और इस तरह की पिटीशन फाइल करके और सिर्फ मीडिया के लिए ये लोग जो है ना वो आज करने के लिए इस तरह की पिटीशन फाइल करते हैं। देखिए, अगर कोई किसी का जेन्युइन काज है, जेन्युइन काज लेके आए, वो जिस तरह से कोबरंटो लेके आए थे, अगर फर्स्ट सर्टिफिकेट के क्वालिफाई नहीं करते प्रेसिडेंट साहब, तो वो कुछ ऐसी उनके पास कोई ऐसा सबूत था कि उनकी डे ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर जब बाद में सब उनकी जो है कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, तो वाज़ेह किस्म का सबूत जब आएगा तो उससे कोबरंटो जारी हो सकती है। इस तरह से नहीं कि आप जो है फाइल कर दें और उसके बाद जो है ना वो रोज अखबार में खबर आती रहे, रोज टेलीविजन पर खबर आती रहे। इस तरह मैकेनिज्म जिसमें इस तरह की जो गैर जरूरी किस्म की दरखास्तें हैं वो किसी तरीके से फिल्टर आउट हो जाए? जी मैकेनिज्म मौजूद है, सिविल साइड पे भी मैकेनिज्म मौजूद है, क्रिमिनल साइड पे भी मैकेनिज्म मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि अदालतें नरम रवि का वो करती हैं, मुजाहरा करती हैं। कि नरम रवि का मुजाहरा जरा खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि 25% लिटिगेशन खत्म हो जाएगी, फालतू किस्म की लिटिगेशन। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मैकेनिज्म मौजूद है, सिविल साइड पे भी मौजूद है, कानूनी साइड पे भी मौजूद है, लेकिन अदालतें कभी कभार नरम रवि का मुजाहरा करती हैं, तो इस वजह से ऐसे लोगों को तक़वियत मिलती है। लेकिन बड़ा इसको ज़्यादा स्नप करना चाहिए, क्योंकि अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। बहुत सारे लोगों के बड़े कीमती मुकदमात होते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ेर अल्तवा का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद शफात हमने देखा कि वो लोग 10-10 साल जो है वो जेलों में गुजार देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिन्होंने जुर्म भी नहीं किया था। खैर अभी खबर यहाँ शामिल करते चले। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की इंसदाद कोरोना पॉलिसी कामयाब रही। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। आलमी सतह पर भी वज़ीर आज़म के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना कोई एजेंडा। पाकिस्तानी अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी। दावे करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अपोजिशन खुद भी तनहा हो चुकी है और अवाम को भी तनहा छोड़ चुकी है। अपोजिशन ने कोरोना के बावजूद इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि FPR ने जुलाई में 57 अरब टैक्स जमा किया, जो हदफ से ज़्यादा है। ये नई FPR टीम की बेहतरीन कारकर्दगी है और कामयाबी से कोरोना कंट्रोल के साथ मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ गामज़न है। माशी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, जबकि दीगर ममालिक जद्दोजहद कर रहे हैं। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि ई स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, जिनमें से एक शख्स तो मेरे साथ भी बैठा हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि जो PUBG के ऊपर जो बैन लगा हुआ था, PTA ने लगाया था, अब ये बैन लिफ्ट कर लिया गया जनाब। जी जनाब, PUBG की ईदी दी है जनाब PTA ने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के बच्चे को, वो तमाम लोग जो कि अपने घरों से बैठ के PUBG को मिस कर रहे थे। आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये कि PUBG खुल गई है जी, और साथ ही बीगो लाइव पे भी से भी बैन हट गया है।
اور اب جو والدین ہیں وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یار یہ بچوں کو تو ہم نے حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ ہمارے بچے کنٹرول کریں. اپنے بچوں کو نہیں کہا تھا کہ بیٹا ذرا موبائل رکھ دو سائڈ پہ. حکومت سے کہا تھا کہ نہیں بچے خراب ہو رہے ہیں ہمارے. خیر اس حوالے سے ہم نے رپورٹ تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کریں. بات ایک طرف تو بچے کھیلیں پب جی, خوش ہو کے کہ پب جی کے اوپر سے بین لفٹ ہو گیا ہے. دوسری جانب آج کل بچوں کے پاس ایک بڑی پیاری ایکٹیویٹی ہے, وہ یہ کہ اب وہ نکلتے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کو لے کے گلیوں میں ٹہلاتے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو سجاتے ہیں, ان کو سنوارتے ہیں. تو ذرا یہ احوال بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. جی جناب, یہ احوال بھی ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی, بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ. کراچی کی گلیوں میں کچھ خاص مہمانوں کی آمد ہوئی ہے, جس کی خاطر مدارت میں نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی لگے ہوئے ہیں. اور ان سب بکروں میں سے سب سے شرارتی بکرا منڈا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے, جس نے سب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. منڈا آیا کہ بچوں کو جیسے نیا دوست مل گیا. محبت ایسی کہ خود اپنے من پسند جانور کو نہلاتے دھلاتے ہیں. مزہ تو بہت آتا ہے, مگر ہم لوگ پہلے شام میں بکرے ٹلانے آتے ہیں, پھر رات میں گائے ٹلانے. میں نے رات کو بھی اسے کھلایا تھا, لیکن یہ خود ہی نیچے ہی کھا رہا تھا. ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ لانے جانور, پیار کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مگر پھر جب قربانی ہو جاتی ہے تو بہت عجیب سا لگتا ہے. ان میں ابھی ایک پلے گا اور ایک کٹے گا. بچوں کی خوشی میں بہت اضافہ ہوا ہے اور ہمیں لائے ہوئے تقریباً 4 سے 5 دن ہو چکے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی قربانی کے جانور کی دیکھ بھال میں خوب مصروف ہیں. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ ہینا دیدار, ARY نیوز, کراچی. اچھا مدیہ, ایک طرف تو یہ بچے ہوتے ہیں جو کہ ذرا پیار سے جانوروں کی اپنی خدمت کرتے ہیں, اور دوسرے وہ بچے ہوتے ہیں جو ریسیں کراتے ہیں, یعنی کہ بڑے بچے ہوتے ہیں. جی بڑے بچے بھی ہوتے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ سٹا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کس کا بیل جیتے گا, کس کا جانور جیتے گا. کل اور بہت سارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کی ہم آپ سے کرائیں گے ملاقات. کسائی تو بڑے شفاعت, بڑے ہائی ٹیک, بڑے زبردست قسم کے کسائی آئے تھے, اور ساتھ میں آپ کو پتا مطلب ڈمی میادات صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی جناب, یہ اور بہت ساری مزید چیزیں ہیں جی, بہت کچھ ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اور آپ یقیناً یو ول بی پیکڈ ود ایکسائٹمنٹ اینڈ یو ول ہیو اے لاٹ آف فن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایگزیکٹلی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور دیکھیں جب کل آپ انشاءاللہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو کوشش ضرور کیجیے گا کہ بھائی ایک تو SOPs پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, آلائشیں اس کی باہر نہیں پھینکنی, پراپر طریقے سے اس کو ڈمپ کرنا ہے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, اور انڈر کٹ گوشت مجھے بھیجنا ہے کیونکہ میں اسٹیک بہت اچھا بنا لوں گا آپ کے لیے. خواتین حضرات, اب آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی. جناب کل اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, عید کا پہلا دن ہوگا, پرسوں عید کا دوسرا دن ہوگا, ہم دونوں دن آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. منڈے کو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر مطلب یہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, آپ ہم ایک طرح سے آپ کی فیملی کا حصہ بن چکے ہیں. کل بھی ملیں گے, پرسوں ملیں گے, لیکن صبح 10:03 پہ, تاکہ آپ آرام سے قربانی کر کے فارغ ہو جائیں. خیال رکھیے گا شادری آبادری اور وہاں ان تمام تر جگہوں, ان تمام تر ملکوں ممالک میں جہاں پر عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. آپ کو ہم تمام تر لوگوں کی جانب سے عید مبارک. اللہ حافظ.